हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या होता है। ये हमने आपको पहले भी बता रखा है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि ये बुक भी मैटर है, ये मेटल का पीस ये भी मैटर है, हर चीज़ मैटर है। आप भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ। जो चीज़ जगह घेरे और जिसका मास हो वो मैटर होता है। अब हम जानते हैं मैटर को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला आता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और इसमें सेकंड आपका आता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बेटा सुन लो ध्यान से, जो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है इसमें हम पढ़ते हैं आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग, जैसे कि हमने पढ़ रखा है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर के मैटर इन अवर सराउंडिंग में हमने देखा था कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। तो ये मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन था। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना है, जो चैप्टर में स्टार्ट करना है, मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये बात आप याद रखें, मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो आपका 9th का फर्स्ट चैप्टर है और जो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन है वो आपका 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है, मैटर अराउंड अस प्योर। हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो आप वीडियो देख लें। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि आपको अभी बताया था ये क्या था, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन था। अब इसको समझो बेटा, केमिकली मैटर भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है आपका प्योर सब्सटेंस और आपका क्या था, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस क्या था आपका, मिक्सचर था। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया आपका एलिमेंट और फिर इसको सेकंड पार्ट में क्लासिफाई किया गया कंपाउंड्स। ठीक है बेटा। अब एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया आपका मेटल्स, सेकंड आपका नॉन मेटल्स, थर्ड आपका मेटलॉइड्स। ठीक है बेटा, यह आपका क्लासिफिकेशन हो गया एलिमेंट का। कंपाउंड को आपका क्लासिफाई किया गया किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड और आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमेशा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके होंगे कोवेलेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया कोवेलेंट एंड आयनिक। अब मिक्सचर को आपको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, किसमें बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर आपका क्या होता है, सॉल्यूशन। हम अगर होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात करते हैं तो वो क्या था, सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, कौन कौन सा, एक था आपका सस्पेंशन, सेकंड था आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा इतनी बात आपके समझ में आ गई कि हमने क्या देखा। अगर हम मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, हम मिक्सचर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस को फर्दर टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कोवेलेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं। मिक्सचर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, होमोजीनियस मिक्सचर देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से डिस्कस करना है। बेटा अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो जाने आपके प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। वो सब्सटेंसेस जो सिंगल टाइप के सब्सटेंस से बने हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेटल प्योर सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है। नॉन मेटल वो भी प्योर सब्सटेंस है। ऐसे आप देखें ये कंपाउंड वाटर, डिस्टिल वाटर, ये भी प्योर सब्सटेंस है। कोई भी कंपाउंड वो भी प्योर सब्सटेंस होगा। कोई भी मेटल या कोई भी कह सकते हो एलिमेंट वो भी क्या होगा आपका प्योर सब्सटेंस। तो हम बात करते हैं कि होते क्या है, सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड, substances that are formed by single type of substances are called pure substances। ठीक है बेटा, वो सब्सटेंसेस जो सिंगल टाइप के सब्सटेंस से बने उनको क्या बोलेंगे हम, प्योर सब्सटेंसेस। ये कितने टाइप के, दे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट क्या था आपका एलिमेंट, सेकंड क्या था बेटा, सेकंड था कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट में आप समझे, एलिमेंट होता है आपका प्योर सब्सटेंसेस that cannot be divided into simpler substances। वो सब्सटेंसेस जिसको आप और सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास अगर कोई मेटल है, सपोज कोई कॉपर का रॉड है या एल्यूमिनियम का रॉड है, तो उसको आप डिवाइड करोगे, ब्रेक करोगे, तब भी वो एल्यूमिनियम का रॉड रहेगा। या कॉपर का रॉड है तो वो कॉपर का रॉड रहेगा। तो याद रखिए आप, एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं बेटा। एलिमेंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या है, मेटल। सेकंड क्या है इसके अंदर, सेकंड हमारे पास नॉन मेटल, थर्ड है हमारे पास मेटेलॉइड्स। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपके कि आपका प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो सिंगल टाइप के सब्सटेंसेस से बने हो। प्योर सब्सटेंसेस में भी एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। अब एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको और सिंपल सब्सटेंस में अब डिवाइड ना कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटेलॉइड क्या होता है। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो ये। अब हम बात करते हैं कि मेटल नॉन मेटल क्या होता है। तो देखो इधर, those elements that are electropositive, in nature, are called metals। ठीक है बेटा, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हों उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। उसके बाद दे फॉर्म कैटाइन
बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, दे फॉर्म कैटाइन बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये क्या करते हैं बेटा, कैटाइन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि Na+, Al3+, Ca2+। कैटाइन हमेशा मेटल बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दे जनरली हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना मेटल की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3। तो दे जनरली है 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से बता रखा है। अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप वहां देख लें, वरना फिलहाल इसको छोड़ दो। बेटा इतनी बात क्लियर हो गई आपके यहाँ तक। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल की। तब देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हम यहां लिख देते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स तो ये आपके होते हैं दोज एलिमेंट दैट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोज एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव इन नेचर आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या, उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या था, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दे फॉर्म एनाइन। ये क्या करेंगे बेटा, दे फॉर्म एनाइन बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनाइन का फॉर्मेशन करेंगे। अनाइन क्या होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज आयन। जैसे कि हमने यहाँ लिखा O2-, हमने लिख दिया N3-, Cl-। ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए अनाइन। इतनी बात समझ में आ गई। दे जर्नली हैव कितने, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 4, 5, 6, 7 और 8। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, 5, 6 और 8। दे जनरली हैव 4, 5, 6, 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आपके समझ में आ गई। मेटल क्लियर हो गया। मेटल क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये क्या करता है, कैटाइन का फॉर्मेशन करता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, 2 या 3। ऐसे नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या करता है बेटा, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है, अनाइन बोलते हैं जिसको। इसकी वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स आप समझे क्या होते हैं। तो देखो बेटा हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स को कौन बताएगा, जल्दी बताओ क्या होते हैं, बताओ बेटा क्या होते हैं। तो याद रखो दोज एलिमेंट सॉरी मेटलॉइड क्या होते हैं बेटा, दोज एलिमेंट that show properties of metal as well as non-metal, metal as well as non-metal are called मेटलॉइड। तो सुन लो ध्यान से, क्या होते हैं वो एलिमेंट जो मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करें, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करें, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे मेटलॉइड्स। क्लियर हो गई है तक बात। अब कौन कौन से होते हैं मेटलॉइड, सबसे पहले मेटलॉइड की हम बात करें ये आपकी मेटलॉइड होते हैं बोले सर जी सब ऐसे टीपो। ट्रिक याद कर लो इसकी, बोले सर जी सब ऐसे टीपो। ये क्या था आपका, ये था बोरॉन, ये था आपका सिलिकॉन, ठीक है बेटा, ये था आपका जर्मेनियम, ये था आपका एंटीमनी,
एंटीमनी ये था आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक ये था टेलोरियम, और ये लास्ट था आपका पोलोनियम। दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। आर्सेनिक, टेलोरियम, पोलोनियम। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या थे आपके, ये मेटलॉइड थे, याद कर लो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलोरियम, पोलोनियम। बोले सर जी सब ऐसे टिपो। इतनी बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक, चलो बहुत अच्छी बात है। रब कर देंगे, कॉपी कर लो इसको आप लोग। हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहां पर सबसे पहले लिख दो मेटल, मेटल्स, यहां लिख दो नॉन मेटल। ठीक है बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स में देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दे आर मैलिएबल, दे आर मैलिएबल। और ये क्या होंगे, दे आर नॉन मैलिएबल, दे आर नॉन मैलिएबल, दे आर नॉन मैलिएबल। अब बेटा बात करते हैं कि मैलिएबिलिटी होती क्या है। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम मार मार के क्या कर दें, शीट में कन्वर्ट कर दें। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बीटन इनटू अ थिन शीट। जैसे कि समझ में आ रहा होगा आपको, हमने क्या करा, हैमर से उसे मार के उसे क्या कर दिया, शीट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। और सबसे ज्यादा जो मैलिएबल है वो बेटा कौन सा होता है, सबसे ज्यादा मैलिएबल है आपका गोल्ड। ये याद रखें, गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद आपका आता है एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम। अब देखो एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज करते हैं फूड आइटम्स को रैप करने के लिए। अब जो सिल्वर फॉइल होती है या गोल्ड फॉइल होती है वो लगाई जाती है आपकी स्वीट्स के ऊपर, मिठाई के ऊपर, और जो सिगरेट के पैकेट में होता है वो भी सिल्वर का ही होता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक। और ये क्या होते हैं आपके नॉन मैलिएबल। ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है दे आर डक्टाइल। ये डक्टाइल होते हैं, दे आर नॉन डक्टाइल। ठीक है बेटा, दे आर नॉन डक्टाइल लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ पर दे आर नॉन डक्टाइल बट ब्रिटल। ठीक है बेटा, ये डक्टाइल होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रिटल। अब डक्टिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या हो, वायर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। लिख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। क्लियर। और ब्रिटलनेस क्या होती है कि जिस पर आप फोर्स लगाएं, जिसको आप खींचें वो ब्रेक हो जाए। नॉन मेटल ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक नहीं होते, ये वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक बात याद होगा, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कौन सा आपका गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आप याद रखें कि आपका जो 1 ग्राम गोल्ड होगा, 1 ग्राम गोल्ड आपका 2 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात भी आपके समझ में आ गई। ये दो प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। तो ये बात आपको पता है कि जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो याद रखना, यही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। लेकिन सीजियम और गैलियम ऐसे मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हैं, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर 30 डिग्री लेके जाएंगे तो वो क्या होंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि उसको अपने हाथ में रख लिया और दबा दिया ऐसे, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हैं, बट जस्ट अबव रूम टेम्परेचर दे स्टार्ट मेल्टिंग। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ऐसे देखो, दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो नॉन मेटल है आपके वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। 5 नॉन मेटल सॉलिड हैं, कौन कौन से, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। ऐसी हम बात करें
हम बात करें लिक्विड की तो ब्रोमीन इज अ ओनली लिक्विड नॉन मेटल। नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड है, वो कौन सा है? आपका ब्रोमीन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? 11 आर गैसेस, रिमेनिंग जो 11 है वो सब क्या आपके गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह। क्लियर हो गई यहाँ तक बात आपके एकदम? चलो बहुत अच्छी बात। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 4 कि दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। दे कैन बी कट विद नाइफ। तो आप जानते हैं मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सॉफ्ट मेटल हैं। ये इतने सॉफ्ट मेटल हैं कि इसको आप नाइफ की हेल्प से, छुरी की हेल्प से आप काट सकते हो। और ये जो मेटल हैं ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, और टॉप से बॉटम आते आते इनकी सॉफ्टनेस बढ़ेगी। सोडियम से ज़्यादा सॉफ्ट पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज़्यादा सीजियम, और फ्रेंशियम तो खैर रेडियो एक्टिव होता है, तो उसकी हम स्टडी नहीं करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। तो डायमंड नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड कार्बन की एक फॉर्म होती है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। लिख लो ये पॉइंट, ये क्या था आपका? हार्डेस्ट naturally occurring substance. It is a hardest naturally occurring substance। तो ये बात याद रखिए आप, ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है, बट नेचर में ये सबसे हार्ड नहीं है, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है उसमें ये सबसे हार्ड है। इतनी बात आपके समझ में आ गई? फटाफट कॉपी करो इसको। तो बेटा देखो, अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5। दे आर, हम पहले मेटल में बात करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और हीट के भी। क्यों होते हैं? आपसे रीजन पूछ लिया जाए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? पहला सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा आपका? सिल्वर, देन कॉपर, उसके बाद गोल्ड। अब याद रखना, पूछा जाए कि कौन सा मेटल है आपका जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, पुअरेस्ट, तो वो कौन सा है आपका? लेड। लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ना के बराबर कंडक्ट करता है। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाओ नॉन मेटल में। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट कार्बन in form of graphite. Carbon in form of graphite is a good conductor of electricity। तो याद रखो, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में ये कहते हैं, तो ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और ग्रेफाइट होता क्या है? ग्रेफाइट कार्बन ही तो होता है। ऐसे देखो, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये बात आप याद रखें, ग्रेफाइट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो नॉन मेटल है। और डायमंड आपका क्या है? डायमंड आपका हीट का गुड कंडक्टर है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? फटाफट कॉपी कर लो इसको भी। ठीक है, अब इसमें और देखें आप एक चीज कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी या घटेगी, तो इस पे भी आप ध्यान दे देना। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज with increase in टेम्परेचर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर मेटेलिक कंडक्टर है, कॉपर वायर है या सिल्वर वायर है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ये भी क्लियर हो गया यहाँ तक बात? फटाफट नोट कर लो इसको। प्रॉपर्टी नंबर 6, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने क्या कहा कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सबसे ज्यादा किसका है बेटा? हाईएस्ट किसका है? टंगस्टन का, जो कि आपका फिलामेंट होता है बल्ब का। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल कैसा है आपका? W। तो याद रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। और लोएस्ट किसका है? लोएस्ट है आपका मरकरी का। तो मेटल में हाईएस्ट किसका है? टंगस्टन का। मेटल में लोएस्ट किसका है? मरकरी का। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल का जनरली मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट डायमंड का बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? ऐसे आप देखें, दे हैव हाई डेंसिटी।
मेटल की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। हाईएस्ट किसकी है? ऑस्मियम की। तो याद रखो हाईएस्ट डेंसिटी किस मेटल की है? ऑस्मियम की है। लोएस्ट किसकी है? लिथियम की है। अब नॉन मेटल में आ जाओ, दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होती है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब देखो ध्यान से, दे आर लस्ट्रस, लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन। याद रखो दे आर लस्ट्रस। सबसे ज्यादा कौन था? गोल्ड, सिल्वर, देन आपका कॉपर। अब ये क्या होते हैं? आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड। आपसे पूछा जाए कि कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, जो चमकता है, जो शाइन करता है? आयोडीन और डायमंड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? लास्ट हमारा इसका था 9 प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका कि दे आर सोनोरस। क्या था बेटा? दे आर मेटल क्या थे? दे आर सोनोरस, यानी कि अगर आप इसको हिट करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सोनोरस का मतलब समझ में आ गया बेटा कि हिट करने पे, स्ट्रक करने पे वो क्या करें? साउंड प्रोड्यूस करें। और ये क्या थे आपके नॉन मेटल? दे आर नॉन सोनोरस। क्लियर हो गई यहां तक बात? दे आर नॉन सोनोरस। एकदम क्लियर बेटा यहां तक बात सबके? इतना क्लियर? अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो समझिए आप कंपाउंड्स क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस that are formed by chemical combination of two or more elements are called, क्या called? are called compounds। तो याद रखो वो प्योर सब्सटेंस, हाँ जी प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, भूलना नहीं है। एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट तो हमेशा, अगर कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा। अब समझो तुम ध्यान से, अगर मेरे पास वाटर है, वाटर चाहे तुम्हारे घर का हो चाहे मेरे घर का हो, वाटर वाटर ही रहेगा। ठीक है, वाटर चेंज नहीं हो सकता। तो एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस होते हैं और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, एलिमेंट को आप फर्दर सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, कंपाउंड को आप डिवाइड कर सकते हो एलिमेंट्स के अंदर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? प्योर सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, इन कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर इन फिक्स्ड रेशो बाई मास। इसका मतलब समझ में आ गया आपका कि कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो बाई मास हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि मैं बात करूं अगर यहाँ पर वाटर का, वाटर इसका मास 2 है, इसका मास कितना है 16, रेशियो क्या हो गया 1:8। तो वाटर चाहे मेरे घर का हो चाहे आपके घर का हो चाहे कहीं का भी हो, अगर वो पानी है तो पानी का रेशियो यही रहेगा। इसलिए ये भी क्या है आपका प्योर सब्सटेंस। तो याद रखना एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। ऐसे देखो CO2 कार्बन का कितना है बेटा 12, इसका कितना हो गया 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, कितना हो गया 3:8। अब CO2 चाहे लकड़ी को जलाओ चाहे तुम बाहर निकालो या कुछ भी, या पेड़ों से जो हम रिस्पिरेशन में लेते हैं वो डायमंड को जलाओ, ग्रेफाइट को जलाओ, पेपर को जलाओ, सब में CO2 यही मिलेगा। इसमें रेशियो बाई मास क्या होगा फिक्स होगा। तो ये भी आपका एक प्योर कंपाउंड है और कंपाउंड सारे प्योर ही होते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात? एकदम क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब और बात, कंपाउंड क्या हो सकते हैं आपके? कंपाउंड्स में भी ऑर्गेनिक, कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और कंपाउंड आपके क्या हो सकते हैं बेटा इनऑर्गेनिक। कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और कंपाउंड आपके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। बेटा इतनी बात क्लियर हो गई आपके? ये प्योर सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट आर कॉल्ड कंपाउंड।
इन कंपाउंड एलिमेंट्स आर इन फिक्स्ड रेशो बाय मास, और कंपाउंड में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, कॉपी करो इसको। अब ये रब करते हैं हम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो बेटा जी ध्यान से समझ लो ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर हम ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका 10th का टॉपिक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा जी समझो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। तो पहले ये माना जाता था कि वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए जाएं, उनसे आइसोलेट किए जाएं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये पहले माना जाता था। क्या माना जाता था? हम बात करें थी ओल्ड डेफिनेशन compounds that are isolated from living organism are called ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए जाएं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर हो बेटा यहाँ तक बात। अब इसके लिए एक आई थी आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? ये किसने दी थी बेटा थ्योरी? ये दी थी बर्जीलियस। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस organic compounds cannot be synthesized in laboratory। तो बर्जेलियस ने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते। दे आर ड्यू टू वाइटल फोर्स। मतलब ये कुदरती हैं, खुदा की तरफ से हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। पहले ये माना जाता था वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव हो उसको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, उन्होंने थ्योरी भी दी कि इनको आप लैब में नहीं बना सकते, ये ड्यू टू वाइटल फोर्स है, कुदरती हैं, खुदा की तरफ से हैं। पर फिर एक साइंटिस्ट निकल के आए, बहुत बढ़िया वाले साइंटिस्ट, जिन्होंने इस पूरी कहानी को ही बदल के रख दिया। तो देखो बेटा हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपका आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसके अंदर बेटा? समझो ध्यान से। वूलर वॉज द फर्स्ट केमिस्ट कहो या साइंटिस्ट कहो। वूलर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who synthesize organic compound। वो भी कौन सा था बेटा? यूरिया था। यूरिया इन लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक compound that is ammonium cyanide। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या था बेटा? NH4HNO, अमोनियम साइनेट। तो याद रखो, सुन लो बेटा, कोई तुमसे पूछ ले कि पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया था, कौन था? वो था आपका वूलर। तो पहला साइंटिस्ट कौन था? वूलर था, जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया था। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था? यूरिया बनाया था। यूरिया का फॉर्मूला देख लो बेटा,
NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। और किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट, जो कि आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई चेंज। अब ये उसकी मॉडर्न डेफिनेशन है, वो आप समझें कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो अब हम आते हैं मॉडर्न डेफिनेशन पे। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये सब लिख लिया होगा। तो चलो अब डिस्कस करते हैं इसकी मॉडर्न डेफिनेशन। और मॉडर्न डेफिनेशन की क्या कहती है? MODRN, मॉडर्न डेफिनेशन। बेटा मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, जल्दी बताओ। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन एंड देयर hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब बेटा हाइड्रोकार्बन्स क्या थे? वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो वो आपके हो गए हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव्स क्या होंगे? H निकाल के इसमें सपोज OH लगा दो। एक H निकाला मैंने और क्या कर दिया OH, तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया। या मैंने क्या करा, इसमें से एक H निकाला और यहाँ लगा दिया मैंने Cl, यहाँ मैंने लगा दिया आपका क्या CH, तो ये भी क्या हो गया आपका हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और उसका डेरिवेटिव के H निकाल के आप कुछ और लगा दें उसके अंदर, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन की मॉडर्न डेफिनेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे बेटा? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। और याद रखना, ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये सब कोवेलेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ समझो ध्यान से, ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, all compounds except organic compounds are called inorganic compound। ठीक है बेटा, वो सारे कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं वो सब क्या हैं आपके? वो सब हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, दे में भी कोवेलेंट और आयोनिक। तो ये बात आप याद रखें कि आपके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं और ये आपके आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब हम बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और आपके कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। समझो ध्यान से इसको कि आयनिक कंपाउंड हम किसको कहते हैं। तो देखो बेटा, आयनिक कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड, समझो बेटा, समझ लो ध्यान से, कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल combination of metal and non-metal, by chemical combination of metal and non-metals, chemical combination of metals and non-metals by transfer of electrons are called ionic compounds। एग्जाम्पल देखो बेटा, NaCl हो गया, या फिर आपका MgO, या आपका AlF3। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो भी कंपाउंड होगा उनको हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयन बनती है और आयन से बनता है आपका आयनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक।
कंपाउंड that are formed by chemical combination of metal and non-metals by transfer of electrons are called ionic compound। ये हो गए आपके ionic compound। अब हम बात करते हैं आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो बेटा ध्यान से समझ लो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये भी आपके आराम से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए आप कोवेलेंट कंपाउंड that are formed by chemical combination of नॉन मेटल्स, वो कंपाउंड जो खाली नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल जब आपस में मिलेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा आपका वो क्या होगा, आपका वो होगा आपका कोवेलेंट कंपाउंड। ये कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना ये कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा समझ में आ गई यहाँ तक बात। कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। अगर मैं इनकी एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो ये CH4 ऑर्गेनिक भी है और कोवेलेंट भी है, क्योंकि दोनों क्या है इसके अंदर, नॉन मेटल। हमने यहाँ बात करा आपका H2O, हमने यहाँ बात करा आपका H2S, हमने यहाँ बात करा आपका HCl। ये सब क्या थे आपके, ये सब आपके कोवेलेंट कंपाउंड थे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या थे बेटा, नॉन मेटल थे। ठीक है बेटा, वहाँ लिखा हुआ आपका CH4 लिखा हुआ है, H2O, H2S और आपका HCl, आपका NH3। ठीक है बेटा, CCl4 इस टाइप से। तो ये बात आपके समझ में आ गई। तो ये सब क्या थे, आपके कोवेलेंट कंपाउंड थे। कॉपी कर लो इसको। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी, दे आर हार्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक they are hard due to electrostatic force of attraction between oppositely charged ions। ठीक है बेटा, हमने क्या देखा, दे आर हार्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। और यहां पर क्या था आपका, दे आर सॉफ्ट। तो ये बात पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई हमें कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि आयंस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो होते हैं हार्ड और ये क्या होते हैं आपके सॉफ्ट। सेकेंड पॉइंट हमारा इसका क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारा कि दे आर सॉल्युबल इन। तो बेटा ध्यान से देखो, सेकेंड पॉइंट है हमारा कि दे आर soluble in polar solvent like H2O। याद रखना बेटा, ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं बट नॉन पोलर में या ऑर्गेनिक में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, दे आर सॉल्युबल in non-polar solvent like CCl4 और आपका बेंजीन C6H6 एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो ये बात आप याद रखें, आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, यानी कि NaCl है तो वो पानी में सॉल्युबल होगा, NaCl बेंजीन में या NaCl CCl4 में सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। लास्ट पॉइंट हम इसका डिस्कस करते हैं। अब लास्ट पॉइंट इसका ये है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखो बेटा, ध्यान से देखो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in aqueous solution or in molten state due to presence of free ions। तो बेटा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई
कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आयनिक कंपाउंड को हमने पानी में डाल दिया तो वो आइंस में ब्रेक हो जाएगा और आइंस में ब्रेक होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। या आपने उसको क्या कर लिया, गर्म कर लिया, मेल्ट कर लिया, मेल्ट करके भी वो क्या होगा, आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और इसमें क्या होगा आपका, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसमें एक पॉइंट और याद रखना कि कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिख लो ये भी, कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आइंस। ठीक है बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आपका बना है उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। पानी में आयनिक कंपाउंड डाल दिया, अब वो बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी कंडक्टिंग पावर भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी और आयंस की मोबिलिटी की वजह से ही उसके अंदर करंट फ्लो होता है। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? तो आयनिक कंडक्टर जो होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, बट मेटेलिक कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो दोबारा देखो। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। और